हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और इसी फ्री एजुकेशन के सिलसिले में अगर आप देखेंगे यहां पे क्लास 11th और 12th, ठीक है, साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे तो एक से एक धांसू टीचर हैं जो कि आपको 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। यहां कोई एक सब्जेक्ट नहीं, आप बात करेंगे मैथ्स की, आप बात करेंगे बायोलॉजी की, आप बात करेंगे फिजिक्स की और आप बात करेंगे केमिस्ट्री की। 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप नीट एस्पायरेंट है, अगर आप जेई एस्पायरेंट है, आपको तहलके के साथ जो कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट, वो आपके लिए मैं इतने बढ़िया तरीके से फर्निश कर दूंगा यहां पे कि आप तहलका मचा सकते हैं। वो अकेला मैं ही नहीं, जितने भी टीचर हैं जो क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। और इसी बात के साथ मैं आगे बढ़ूं और मैं बात करूं पिछली क्लासेस की, तो मैं पिछली क्लास में क्या बात कर रहा था। जैसे कि मैं पिछली क्लास में क्लास 11 का पी ब्लॉक एलिमेंट देख रहा था। क्लास 11 के पी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने ग्रुप 13 को खत्म करा, ग्रुप 14 खत्म करा, ग्रुप 14 की केमिकल प्रॉपर्टी खत्म करी। आज मुझे जो बात करनी है, आप मुझे देख सकते हैं। एक्चुअली आप सोचेंगे कि अनुराग सर फुटबॉल खेलते हुए क्यों दिख रहे हैं आपको। दिस इज नॉट अ फुटबॉल बेटा, समझना। सबसे पहले दिस इज नॉट अ फुटबॉल। अगर आप सोच रहे होंगे कि अनुराग सर आपको यहां फुटबॉल खेलते हुए दिख रहे हैं, तो ये फुटबॉल नहीं है, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं आज की कहानी में, ठीक है। ये सिर्फ आपका अट्रैक्शन मेरी तरफ लाने के लिए, इतने मैं इनोवेटिव तरीके से चीजें हमेशा करने की कोशिश करता हूं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हम अगर कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स के बारे में बात करें तो भैया हम बात करते हैं डायमंड के बारे में, हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, और हम बात करते हैं फुलेरीन के बारे में। समझना जी, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है। और ये जो आप मुझे फुटबॉल खेलते हुए दिख रहा है, एक्चुअली दिस इज नॉट अ फुटबॉल, दिस इज फुलेरीन। इसे हम क्या कहते हैं? फुलेरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलेरीन कहते हैं। जिसकी डिस्कवरी अभी रिसेंटली तो नहीं बोलूंगा, बहुत टाइम हो चुका है। इसकी डिस्कवरी 1985 समथिंग में हुई थी, 1985 समथिंग में हुई थी, तीसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म की डिस्कवरी, ठीक है। और 1996 में इसके लिए बेटा 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था। ये कहानी कैसी होने वाली है, इस कहानी में आज हम क्या देखने वाले हैं, क्या इस कहानी में मजा आने वाला है, इसके लिए अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ मेरे संग शुरू हो जाइए कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हमें क्या देखना है। चलिए जी, मैं बात करता हूं। कार्बन हैज मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म। समझना, नोट्स एकदम प्रिसाइसली बनाना, एकदम एनसीईआरटी अपन छान देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। नीट और जेई में हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पूछी जाती है। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, अगर पूछी जाती है तो आपको एकदम तहलके के साथ इसे कंप्लीट करना है। समझना जी, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं बेटा, ठीक है। वो या तो क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, वो या तो एमॉर्फस भी हो सकते हैं। आप समझना, जैसे कि मैंने सॉलिड स्टेट बताऊंगा क्लास 12th में, या मैं तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप क्लास 12th के सॉलिड स्टेट में देखेंगे। जब आप क्लास 12th में, मेरा बच्चा है तो तुम 12th में जाओगे, मेरे लेक्चर देखोगे, तो मैंने बताया था सॉलिड 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है बेटा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब एक जैसी सिमेट्री फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन एमॉर्फस में ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म पाए जाते हैं। कुछ होते हैं क्रिस्टलाइन, कुछ होते हैं एमॉर्फस। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं एक्चुअली वही ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, लेकिन ये मेरी चर्चा का विषय अभी इतना नहीं है। हमें जो पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन में मेनली डायमंड, ग्रेफाइट और किसके बारे में? फुलेरीन के बारे में। किसके बारे में? फुलेरीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन में मैंने आपसे कहा कि जो फुलेरीन की डिस्कवरी हुई थी, कब हुई थी बेटा? अपनी फुलेरीन की डिस्कवरी 1985 में हुई थी, और इसके लिए 1996 में क्रोटो, स्मॉले और कर्ल को नोबेल प्राइज भी मिला था। ये कहानी में हमें क्या देखना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, वो सब देखते हैं। पहले इतना नोट डाउन करो, ठीक है। नोट डाउन करा बेटा इसे। चलो देखते हैं अब कहानी को कि अपन डिफरेंट डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इस कहानी को एकदम डिटेल में मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। तो डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, नोट्स प्यार से बनाते हुए चलना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायमंड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डायमंड के बारे में। भैया डायमंड के बारे में तो आप लोगों ने बहुत भली भांति सुना होगा, डायमंड की अंगूठी, डायमंड का नेकलेस, ये वो ब्ला 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 ब्ला। चलो, लेकिन हम केमिस्ट्री वाले टीचर है तो केमिस्ट्री की बात करेंगे डायमंड के बारे में। डायमंड को अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैं सिंगल अगर डायमंड की एक यूनिट को देखूंगा तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाई जाती है, वो भी ऐसे सेंट्रल एक कार्बन
दूसरे कार्बन से, ये तीसरे कार्बन से टेट्राहेड्रल फॉर्म में है ना, मैं तो भैया 2D में पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाई जाती है। चलिए ठीक है, अपन ने देखा, ये देखा, ठीक है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में इसकी यूनिट पाई जाती है, सिंगल यूनिट। अब अगर आप इसमें देखेंगे बेटा, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 पाया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका हमने आपको क्या बताया था, सिग्मा का कैलकुलेशन करो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, कितने सिग्मा से घिरा है, 4 सिग्मा से। क्या कोई लोन पेयर है, नो मालिक, कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ग्रुप 14 का मेंबर है, 4 के 4 ने बॉन्ड बना लिए, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिए, ठीक है, तो कोई लोन पेयर नहीं, टोटल 4 आया, मतलब एक s और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने अपने को मिला। और इसकी ज्योमेट्री अपने को कैसी देखने मिली, टेट्राहेड्रल देखने मिली। तो डायमंड को अगर आप देखेंगे, डायमंड की एक यूनिट उठाओगे, ठीक है, तो अगर आपने उठाया तो आपने देखा कि जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और कैसी ज्योमेट्री पाई जा रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पाई जा रही है। अब अगर आप डायमंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे, तो जो कार्बन और कार्बन के बीच की, दो कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ पाई जाती है बेटा, वो पाई जाती है 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम। बोलो कितनी, 154 पिकोमीटर पाई जाती है। कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको दिमाग में बसाए रखना है, कितनी पाई जाती है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इसमें 154 पिकोमीटर पाई जाती है। चलो अब समझना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्पेस में अगर आप देखेंगे तो एकदम एक्सटेंडेड रहता है। कैसा रहता है, स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड इन स्पेस एंड फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क। कैसा बनाता है, आपने डायमंड हमेशा देखा होगा, एकदम 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है कार्बन एटम का। किसका बनाता है, कार्बन एटम का 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, और यह आसानी से टूटता नहीं है इसका कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप देखेंगे कि कार्बन में जो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, सीधी सी बात है, कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इतनी आसानी से टूटता नहीं है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ये अपने अर्थ पे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। जैसे कि कोई बायोलॉजी वाला बच्चा बैठा होगा, अपनी ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस अपना इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल होता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि भैया पूरे अपनी अर्थ पे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है, अपना डायमंड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, डायमंड पाया जाता है। तो एकदम 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। चलिए ठीक है जी, पूरी एनसीईआरटी अपने को डिकोड करते हुए चलना है, ठीक है। अब समझना, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इसका यूज किस में किया जाता है। अगर आपको डायमंड के यूजेस देखना है तो इसका यूज किया जाता है शार्प करने में। किसको, शार्पनिंग ऑफ हार्ड टूल्स, ठीक है। अगर आप कोई टूल्स है उनको शार्प करने में इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज और किस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है डाइस को बनाने में। किसको बनाने में किया जाता है, डाइस को बनाने में। किसका यूज किया जाता है, डायमंड का यूज किया जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसी कौन सी डाई है जिनको बनाने में डायमंड का यूज किया जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसके लिए एक शॉर्ट भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसमें इसका आंसर जरूर दूंगा कि भैया मेकिंग डाइस कैसे, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को पहले कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, इस बारे में। चलिए जी, ठीक है, इतना नोट डाउन करा, ठीक है। ये एक एब्रेसिव मटेरियल होता है जिसका यूज किसमें किया जाता है, शार्पनिंग द हार्ड टूल्स। इसके अलावा कैसा होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर पाई जाती है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप लोगों को अगर पता होगा डायमंड इज अ इंसुलेटर। डायमंड कार्बन का वो फॉर्म होता है, वो एलोट्रोपिक फॉर्म होता है जो कैसा होता है, इंसुलेटर होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप अभी ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे बेटा। जैसे इसका स्ट्रक्चर आपने देखा, एक कार्बन को 4 मतलब एक कार्बन 4 और कार्बन से घिरा हुआ है और एकदम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहा है। और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा और आपको वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बोलो क्लियर हो गया। लेकिन डायमंड इज अ इंसुलेटर। चलिए प्लीज नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को भी। बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इतना भी लिख लेना, बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, बोलो जी मेरे, नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखेगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। प्लीज नोट डाउन कर लो इसे, बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। बढ़ जाऊं आगे,
आसान बात थी, यस सर बिल्कुल आसान बात थी, इसमें कोई भी टफ चीज बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कहानी पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कहानी है मेरी, डायमंड इज अ कोवेलेंट। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, डायमंड होता है कोवेलेंट। अब हम कहते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा, सुनो 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 मेरी बात, इधर इधर आके सुनो, मैं जब चिल्लाता हूं मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों ने कोई आयनिक कंपाउंड देखा होगा जैसे NaCl। NaCl को जब आप देखोगे ना बेटा, NaCl हार्ड होता है। आपने नमक देखा है ना, नमक हार्ड होता है क्योंकि NaCl तो आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली हार्ड क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक? कैटायन और एनायन के बीच में। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, डायमंड कोवेलेंट है येट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड कोवेलेंट होते हुए भी इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता? हम तो कहते थे कि भैया जैसे आयनिक कंपाउंड है, जैसे आयनिक कंपाउंड मैंने ले लिया, आयनिक कंपाउंड मैंने ले लिया NaCl, तो हम कहते हैं कि Na और Cl के बीच में भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम बोल देते हैं बहुत ज्यादा हाई होता है, 1080 केल्विन समथिंग इतना कुछ होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, ये आयनिक कंपाउंड है। लेकिन ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है भैया, फिर भी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों? समझना, डायमंड हैज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क इन्वॉल्विंग द स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। डायमंड कैसा होता भैया? 3 डायमेंशनल नेटवर्क। मैंने अभी बताया डायमंड का स्ट्रक्चर, इधर देखो, ये डायमंड का स्ट्रक्चर अभी अपन ने देखा, एकदम 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है, वो कैसा होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, जो आसानी से टूटता नहीं है, इसीलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। इसीलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। डायमंड बहुत, या मैं कहूं डायमंड जो है भैया कोवेलेंट होते हुए भी हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों शो करता है, तो आपको समझ जाना, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो इतनी आसानी से टूटता नहीं है, इसीलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। बोलो क्लियर हो गया? क्या डायमंड पहला एलोट्रॉपिक फॉर्म आपके दिमाग में चढ़ गया? देखो बेटा, एकदम एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिकोड करते हुए चल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादा अपन बताने को तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन ज्यादा अपने को पंचायत नहीं करना है। बोलो क्लियर है? सेलेक्टिव पढ़ो अगर आपको नीट और जेई निकालना है, स्कूल एग्जाम निकालना है, लेकिन क्वालिटी वाला पढ़ो। हमेशा क्या पढ़ो? क्वालिटी वाला पढ़ो। चलो जी, आगे बढ़ाता हूं कहानी को, देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है। एक लेयर, ठीक है, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर। कैसा स्ट्रक्चर होता है भैया ग्रेफाइट का? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे आप तो आपको लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। बोलो कैसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा? लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड दीज लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वॉन्डर वॉल फोर्सेस। और ये लेयर एक वीक फोर्स जिसका नाम है वॉन्डर वॉल फोर्स, उसके द्वारा जुड़ी रहती हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लेयर्स इज 340 पिकोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा, दिस इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। समझना, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर इज 340 पिकोमीटर। कितनी पाई जाती है? 340 पिकोमीटर पाई जाती है। डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर इज 340 पिकोमीटर। लेकिन मजेदार बात क्या है, अगर आप इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखोगे तो कुछ बुकों में 142 पिकोमीटर लिखा रहता है, कुछ अपनी एनसीईआरटी में 141.5 पिकोमीटर लिखा हुआ है। कुछ बुक में आपको 142 पिकोमीटर भी मिल जाएगा, तो आपको डरना और घबराना नहीं है कि अनुराग सर ऐसा क्यों कि 142 मिल रहा है। इतना कोई एग्जामिनर कभी दिमाग में आपकी बत्ती नहीं देगा। एक में 141.5 पिकोमीटर, एक में 142 पिकोमीटर। तो लॉजिक समझना, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है? लेयर्ड पाया जाता है, और ये लेयर एक दूसरे से वॉन्डरवॉल फोर्स के थ्रू जुड़ी होती है, और इनके बीच की जो दूरी होती है, वो कितनी होती है? 140 पिकोमीटर होती है। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसल भी सकती है, और एक इंसान अगर किसी जगह पे फिसल जाए, मतलब हम कहते हैं ना कि अरे भैया मैं फिसल गया यार, तुमने क्या ऑयल डाला हुआ था क्या? मतलब ये हम बोलते हैं ना कि मैं फिसल गया यार, ऑयल गिरा था क्या? ऑयल एक लुब्रिकेंट होता है, इसीलिए ये एक लुब्रिकेंट जैसे भी काम करता है। इस कहानी को अभी मैं बताने वाला हूं। चलो जी, आप समझना, ईच लेयर हैज अ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग। समझना, इसकी एक रिंग को मैं अपने शब्दों में दिखाने की कोशिश करता हूं। लॉजिक समझना। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, देखना जी, देखना। चलो ठीक है, ये एक कार्बन, ये हेक्सागोनल रिंग बना, और ये एक कार्बन। ठीक है सर, कार्बन ग्रुप 14 का मेंबर है, वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। देखना, एक कार्बन को, दूसरी चीज और बना के दिखाता हूं, देखना, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, और ये एक कार्बन। ठीक है सर, अगर आप किसी भी कार्बन को देखोगे, जैसे ये आपने इस कार्बन को देखा, ये एक बॉन्ड,
ठीक है, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, चौथा इलेक्ट्रॉन है फ्री है, क्योंकि ग्रुप 14 का मेंबर है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जानते हो ना ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ अपन देख चुके हैं। NH2 NP2 होता है, या चलो ग्रुप 14 या कार्बन को ही मैं देख लूं, कार्बन के वैलेंस शेल में 1s2 2s2 2p2, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 3 ने बॉन्ड बना लिए, चौथा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैसा है? फ्री है या डीलोकेलाइज हो सकता है। और ये चौथा इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है? इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया। अरे बेटा तू फिसलेगा ना, जब इधर जाएगा उधर जाएगा, तेरे ही इधर उधर जाने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी। अब मजेदार बात सुनो जी, सुनो। हम कहते हैं कि जो हमारी पेंसिल के अंदर ब्लैक कलर का होता है वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट को पकड़ना और अपने ये स्टंट घर पे ट्राई नहीं करना, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल स्टंट है अनुराग सर के। घर पे लगा के देखना आपको, झुन 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 झुन, आपको झटका लगेगा। क्या लगेगा? झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन डायमंड को लगा के देखना अपने घरों के स्विच में, उसमें झटका नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है। तो समझना, ईच लेयर हैज अ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग। हर लेयर में कैसी पाई जाती है? प्लेनर हेक्सागोनल रिंग पाई जाती है। कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 141.5 पिकोमीटर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 141.5 पिकोमीटर पाई जाती है। इसके अलावा इसका हाइब्रिडाइजेशन, चलो जी हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस एलपी से अपन निकालते थे, कोई डरने की बात है क्या? एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा से घिरा हुआ है, 3 सिग्मा से घिरा है, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब टोटल 3 मतलब कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखने मिल रहा है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने मिल रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने मिल रहा है। चलो नेक्स्ट कहानी, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकेलाइज होता है ग्रेफाइट में। क्या होता है? डीलोकेलाइज होता है ग्रेफाइट में, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें किसके लिए? कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो एकदम डीलोकेलाइज होता है किसमें? पूरे स्फीयर में, और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है इसमें कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए। समझ आया? फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज delocalized in a graphite and this is responsible for conducting electricity। बोलो कोई दिक्कत होनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इधर चला मैं उधर चला, अब भी मैंने यही बात करी थी आप लोगों से। एंड लास्ट बात करते हैं, ग्रेफाइट बेटा होता है सॉफ्ट और कैसा होता है? स्लिपरी। मैंने आपको बताया एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या होती है? स्लाइड करती है या फिसलती है, ठीक है। एंड कैन इजीली क्लीव बिटवीन द लेयर्स, और ये लेयर आसानी से स्लिप हो सकती है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर आसानी से स्लिप हो सकती है, इसीलिए इसे हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं। लॉजिक समझना, अगर आप मशीनें आपने देखी, आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में इंजन ऑयल डलता है, इंजन ऑयल तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ देर बाद आपकी गाड़ी गर्म पड़ जाती है, लेकिन जो फैक्ट्रीज होती है, कभी आपने सोचा है फैक्ट्रीज तो दिन रात चल रही हैं, और जब फैक्ट्रीज दिन रात चल रही हैं तो मशीनों के जो पुर्जे होंगे वो भी तो गर्म पड़ेंगे सर, बिल्कुल फ्रिक्शन हो रहा है। तो उसमें हम बेटा ऑयल एज अ लुब्रिकेंट यूज नहीं करते हैं, हमें उसमें ऐसा ड्राई लुब्रिकेंट यूज करना पड़ेगा जो हाई टेम्परेचर पे भी एज अ लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट का काम कर सके। तो उसमें ऑयल एज अ लुब्रिकेंट यूज नहीं करते हैं। जो मशीनें फैक्ट्रीज में दिन रात चलती हैं उसमें हम ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे किसका यूज करते हैं? हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं, और ये हाई टेम्परेचर पे भी एक लुब्रिकेंट का काम करता है। बहुत सिंपल कहानी है जिसे मैंने शब्दों में समझा दी, ठीक है। कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 141.5 पिकोमीटर, हाइब्रिडाइजेशन sp2 पाया जाता है। इसके अलावा दो लेयर के बीच की दूरी 340 पिकोमीटर पाई जाती है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहा है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। जल्दी से उतारिए इसे। तहलके के साथ पूरी एनसीईआरटी अपन खत्म करेंगे, तहलके के साथ एकदम फुल एनसीईआरटी खत्म करेंगे। डरेंगे और घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। बोलो क्लियर है? बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं आगे? चलो जी देखना। चलिए जी अब बात करते हैं अपन तीसरे एलोट्रोपिक फॉर्म जिसका नाम है फुलेरीन। फुलेरीन की डिस्कवरी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। अभी जैसे मैंने बताया था इसकी डिस्कवरी 1985 में करी गई थी। 3 साइंटिस्ट ने की थी, क्रोटो, कर्ल एंड स्मॉले, और इसकी डिस्कवरी के लिए उन्हें 1996 का नोबेल प्राइज भी दिया गया। एक्चुअल में इसकी डिस्कवरी क्या हुई ये बात जानने वाली है। हुआ ये था
कि फुलेरीन को जब बनाया गया, वो बनाया ऐसे गया कि जो ग्रेफाइट है उसे हीट किया गया। ठीक है, किसमें हीट किया गया? इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में ग्रेफाइट को हीट किया गया। और भैया जब हीट कर रहे थे तो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया वो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। कौन सी गैस का यूज करके? अर्गन का यूज करके और हीलियम का यूज करके। तो फुलेरिन्स आर मेड बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम एंड अर्गन। तो आपको एक ब्लैक कलर का सूटी मटेरियल मिला। क्या मिला? एक ब्लैक कलर का सूटी मटेरियल मिला। क्या मिला? ब्लैक कलर का सूटी मटेरियल मिला। ठीक है, मतलब काला काला ऐसे कोयले जैसा। उसमें मेनली कार्बन 60 था, स्मॉल अमाउंट में कार्बन 70 था। ये लैंग्वेज गलत हो गई, स्मॉल अमाउंट में कार्बन 70 मिला। क्या मिला? स्मॉल अमाउंट में कार्बन 70 मिला। तो भैया हम डिस्कवरी कैसे की गई समझना। इसकी डिस्कवरी थी, आपने ग्रेफाइट लिया। ठीक है, जब आपने ग्रेफाइट लिया उसको आप क्या कर रहे हैं भैया? इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं। तो आपको गर्म करने के बाद एक काला काला मटेरियल मिला। क्या मिला? गर्म करने के बाद एक काला काला मटेरियल मिला। जब वो मटेरियल मिला तो उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया। उसमें उन्हें लगा कि कुछ कार्बन 60 के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं और कुछ कार्बन 70 के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम कार्बन 60 का था। और मजेदार बात यह है कि जब कार्बन 60 के मॉलिक्यूल को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसका स्ट्रक्चर, फुटबॉल आपने देखी होगी, सॉकर बॉल देखी होगी आपने, उसके जैसा या डोम शेप स्ट्रक्चर अपन देखते हैं ना, ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर दिखा। तो फुलेरिन्स आर द ओनली सबसे पहली बात आई मैं बता देता हूं उसके बाद, कि फुलेरिन जो है ओनली प्योर फॉर्म है कार्बन का। क्या है? एकदम प्योर फॉर्म है कार्बन का, क्योंकि जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें कोई भी डैंगलिंग या उलझे हुए बॉन्ड नहीं दिखेंगे, इसलिए कहते हैं दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। द फुलेरिन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग एनी डैंगलिंग बॉन्ड्स। ठीक है, और जो C60 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया? सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। बोलो कैसा स्ट्रक्चर होता है? सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है या फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर कभी देखा होगा ना आपने, सॉकर बॉल या फुटबॉल। इसीलिए इसे बकी बॉल्स भी कहते हैं या बकमिंस्टर फुलेरिन कहते हैं। अब सर ये बकमिंस्टर नाम कहां से आया? समझना बेटा, बकमिंस्टर नाम कहां से आया? एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। समझना लॉजिक, एक कहानी है, जस्ट एनसीईआरटी में नहीं दी, मैं जस्ट कहानी सुना दे रहा हूं। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ठीक है सर हमने मान लिया कि ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन इसे बकमिंस्टर फुलेरिन क्यों कहते हैं? तो एक अपने साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर फुलर, साइंटिस्ट नहीं शायद आर्किटेक्ट या इन्वेंटर टाइप के इंसान थे, बकमिंस्टर फुलर। कौन थे? बकमिंस्टर फुलर। आपको पता होना चाहिए बकमिंस्टर फुलर। ठीक है, वो एक भैया अमेरिकन आर्किटेक्ट थे और या मैं बोल सकता हूं इन्वेंटर भी थे। उन्होंने एक क्या डिस्कवरी करी थी, क्या खोज करी थी? उन्होंने ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर के कुछ हाउस बनाए थे। ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर के कुछ हाउस बनाए थे। ठीक है, उन्हीं के, और ये जो शॉकर बॉल या फुटबॉल लाइक आपका C60 मॉलिक्यूल दिख रहा है, उनके बकमिंस्टर फुलेरिन के वो जो डोम शेप घर थे ना, उनके जैसे दिखता था। इसीलिए उनके नाम पे इन्हें बकमिंस्टर फुलेरिन भी नाम दिया गया। बोलो क्लियर है? तो इसे एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? बकमिंस्टर फुलेरिन। किस साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे? बकमिंस्टर फुलर के बेसिस पे। साइंटिस्ट कहना सही नहीं होगा, आर्किटेक्ट या इन्वेंटर कहना ज्यादा सही होगा। चलिए, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 6 मेंबर्ड की रिंग भी देखने मिलेगी आपको, और इसमें 5 मेंबर्ड की रिंग भी आपको देखने मिलेगी। इसमें 5 मेंबर्ड की रिंग भी आपको देखने मिलेगी। क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें 6 मेंबर्ड की रिंग भी आपको देखने मिलेगी और इसमें 5 मेंबर्ड की रिंग भी आपको देखने मिलेगी। तो ये है अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में? फुलेरिन के बारे में। किसके बारे में भैया? फुलेरिन के बारे में। बोलो क्लियर है? इतना नोट डाउन करो पहले, पहले बेटा, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। समझ आ गया कि इससे भैया इसका शेप सॉकर बॉल जैसे दिखता है। इसे बकमिंस्टर फुलेरिन किसके नाम पे दिया गया? बकमिंस्टर फुलर के नाम पे दिया गया हुआ है। ठीक है, इसमें 6 मेंबर्ड की रिंग होती है, 5 मेंबर्ड की रिंग होती है। अब ये रिंग बाइंड कैसे होती है एक दूसरे से? इससे नीट और जेई में बहुत क्वेश्चन आए हैं, शायद नीट में पूछा भी गया है और जेई में पूछा गया। वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आने वाले टाइम पे ही पूछे जा सकते हैं। समझना। अब अगर मैं बात करूं तो जो 6 मेंबर्ड की रिंग होती है वो फ्यूज होती है। 6 मेंबर्ड की रिंग फ्यूज होती है 6 और 5 मेंबर्ड रिंग दोनों से। लॉजिक समझना, जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ों से भी मिलते हैं और छोटों से भी मिलते हैं। मतलब अगर आप बड़े बन गए तो ऐसे याद रखने का तरीका, बड़े लोग मतलब 6 मेंबर्ड की रिंग बड़े लोग से भी मिलते हैं और छोटे लोग से भी मिलते हैं।
छोटे लोग से भी मिलते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा है, छोटे लोग से भी मिलते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा है, समझना, छोटे लोग जो होते हैं, छोटे लोग जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ हमेशा बड़े लोगों के साथ ही जाते हैं, बड़े लोग से बस मिलते हैं, बड़े लोग से बस मिलते हैं, उनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते 1-2 साल के बच्चों के। तो जो 5 मेंबर ड्रिंक होती है ओनली फ्यूज होती है 6 मेंबर ड्रिंक के साथ। इस कहानी को याद रखना, बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो। 6 मेंबर ड्रिंक 6 मेंबर ड्रिंक से भी बाइंड होगी और 5 मेंबर ड्रिंक से भी बाइंड होगी, लेकिन 5 मेंबर ड्रिंक ओनली 6 मेंबर ड्रिंक से बाइंड होगी। ये याद रखने का अनुराग बघेल स्पेशल तरीका है, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बड़े लोग बड़ों से भी जुड़ते हैं, छोटों से भी जुड़ते हैं, लेकिन छोटे बच्चे सिर्फ बड़े लोग के साथ ही जाते हैं। तो याद रखने का तरीका 6 मेंबर ड्रिंक 6 मेंबर रिंग से भी जुड़ सकती है और 5 मेंबर रिंग से भी जुड़ सकती है, फ्यूज होती है, लेकिन 5 मेंबर ड्रिंक ओनली फ्यूज किससे होती है? 6 मेंबर ड्रिंक से ही फ्यूज होती है। ठीक है सर। जैसे कि अभी हमने देखे थे अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म, अगर हम देख रहे थे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे अपन डायमंड में, तो डायमंड में आपको अभी देखा था आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने मिला था। ग्रेफाइट में आपने देखा था कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने मिला था? ग्रेफाइट में आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 देखने मिला था। लेकिन अगर आप फुलेरीन की बात करेंगे जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, क्योंकि कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं पाए जाते, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है। तो ऑल कार्बन एटम्स आर इक्वल एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है इसमें? sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है। चलिए, ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही है, जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर था अभी इसका स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं। हर कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और डीलोकलाइज होता है, जैसे ग्रेफाइट में हो रहा था वैसे इसका भी 4th इलेक्ट्रॉन फ्री है और डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसीलिए यही 4th इलेक्ट्रॉन इसको विच गिव्स एरोमेटिक कैरेक्टर टू द मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे नेचर का होता है? एरोमेटिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? एरोमेटिक नेचर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी, अब हम फुलेरीन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखें तो फुलेरीन मॉलिक्यूल में 60 वर्टाइसेस होते हैं और जिसमें सिंगल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अगर आप देखोगे बेटा तो वो आपको देखने मिलेगी कार्बन कार्बन लेंथ 143.5 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड की देखने मिलेगी 138.3 पिकोमीटर। कितनी देखने मिलेगी? 143 और एक की 138, याद रख लो, आसान रहेगा। 143 138, बोलो क्लियर है। और इन्हें मैंने क्या कहा? एकदम छोटी छोटी बॉल दिखती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल दिखते हैं छोटी छोटी बॉल, फुटबॉल जैसे, इसलिए इन्हें स्फेरिकल बॉल्स को शॉर्ट में बकी बॉल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकी बॉल्स भी कहा जाता है। ये सारी कहानी और नोट्स में एकदम सिस्टमैटिक वे में एकदम रटने वाली कहानी है और अपन ने रट भी लिया सारी कहानी को। एरोमेटिक नेचर का होता है, 6 मेंबर्ड की रिंग 6 और 5 दोनों से बाइंड होती है, लेकिन 5 मेंबर वाली सिर्फ 6 मेंबर्ड वाली से बाइंड होती है। बोलो क्लियर है। स्फेरिकल बॉल्स को अपन बकी बॉल्स कहते हैं। ये कहानी क्लियर है? क्या इसमें कोई दिक्कत होनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसमें कोई दिक्कत होनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बढ़ जाऊं आगे। चलिए जी, नोट डाउन कर लो प्लीज, स्क्रीनशॉट मार लो, देखिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, ग्रेफाइट थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। चलो पहले तो इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका? फुलेरीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो फुलेरीन के स्ट्रक्चर में आपको देखना, सबसे पहले मैं रेड कलर से दिखाता हूं, कुछ 5 मेंबर्ड रिंग दिख रही होंगी, देखना जी। कुछ 5 मेंबर्ड रिंग दिख रही होंगी, देखना जी। कुछ आपको 6 मेंबर्ड रिंग दिख रही होंगी, देखना, अच्छे से देखते चलना। कुछ आपको 6 मेंबर्ड रिंग देखने मिल रही होंगी, कुछ आपको 6 मेंबर्ड रिंग देखने मिल रही होंगी। कुछ 5 मेंबर्ड रिंग है, कुछ 6 मेंबर्ड रिंग है। और मैंने अभी बताया था जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से ही बाइंड होती है। 5 मेंबर्ड रिंग देखो सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से ही बाइंड होती है। 5 मेंबर्ड की रिंग सिर्फ 6 मेंबर रिंग से ही बाइंड होती है, सिर्फ 6 मेंबर रिंग से ही बाइंड होती है। लेकिन 6 मेंबर की रिंग अगर आप देखेंगे, 6 मेंबर की रिंग 5 मेंबर वाले से भी बाइंड होती है और किससे बाइंड होती है? ये 6 वाले से भी बाइंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, लॉजिक समझना। जो 5 मेंबर वाली रिंग होती है ओनली 6 वाली से बाइंड हो रही है, लेकिन 6 वाली 6 से तो हो ही रही है, इसके अलावा 5 से भी हो रही है। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? यस सर, अगर क्लियर हो गया। अगली कहानी समझना, इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं। किसी सिंगल
कार्बन को देखोगे तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कोई भी लोन पेयर नहीं, कोई भी लोन पेयर नहीं, टोटल 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेम एज ग्रेफाइट, सेम एज ग्रेफाइट। क्या लॉजिक क्लियर हो गया? क्या लॉजिक क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर है C60 मॉलिक्यूल का, जिसको अपन बकमिंस्टर फुलेरिन कहते हैं। किसके नाम पे कहते हैं? बकमिंस्टर फुलर के नाम पे कहते हैं, ठीक है। और इसका शेप कैसा आता है? शॉकर बॉल लाइक या फुटबॉल लाइक शेप आता है। सब कहानी को मैंने आपके सामने एकदम सिस्टमैटिक तरीके से क्लियर कर दिया। चलिए जी कहानी को आगे बढ़ाओ। ग्रेफाइट जो होता है मोस्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल फॉर्म है कार्बन का। कैसा होता है? मोस्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल फॉर्म होता है कार्बन का। और ऐसा कोई भी फॉर्म जो कि सबसे ज्यादा थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है, उसे उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है? उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। तो ग्रेफाइट के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको कितनी देखने मिलेगी? 0 देखने मिलेगी। लेकिन अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप डायमंड के लिए देखोगे, किसके लिए देखोगे? डायमंड के लिए देखोगे, तो वो देखने मिलेगी आपको 1.90 किलोजूल पर मोल देखने मिलेगी। इसके लिए 0 नहीं है। और फुलेरिन के लिए देखोगे तो 38.1 किलोजूल पर मोल देखने मिलेगी। अब एग्जामिनर को कहां से क्वेश्चन पूछना है? पूछने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, डायमंड मतलब एनसीईआरटी से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। मैंने सारे डायमेंशन आप लोगों को बता दिए जहां से एग्जामिनर आपको फंसा सकता, और हमने सारे कॉन्सेप्ट एकदम तहलके के साथ क्लियर कर लिए हैं। तो ये सिंपल सी आज जो अपने को कहानी सीखनी थी वो थी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन पे। किस पे थी? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन पे। और हमने उसे सिंपलेस्ट तरीके से कंप्लीट भी कर दिया। जैसे कि हम हमेशा जोश और जुनून के साथ बातें करते हैं, वैसे ही जोश और जुनून के साथ हमने इसे भी कंप्लीट कर दिया। चलिए कुछ और बात करते हैं अपन अदर फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में, ठीक है। कार्बन के कुछ और फॉर्म देखोगे आपको डायमंड ग्रेफाइट के अलावा और फुलेरिन के अलावा कुछ एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। जैसे कार्बन ब्लैक के फॉर्म में पाया जाता है, कोक के फॉर्म में पाया जाता है, चारकोल के फॉर्म में पाया जाता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, चारकोल बेस्ड फेस वॉश आते हैं, समझ रहे हो ना? चेहरे पे लगाइए, धूल और मिट्टी से को दूर भगाइए। सुना होगा ना ऐसा फेस वॉश वाला कि चेहरे पे लगाइए और धूल और मिट्टी को भगाइए। तो जो चारकोल बेस्ड फेस वॉश आते हैं, तो जो चारकोल होता है ना बेटा, वो धूल को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एडजॉर्ब कर लेता है, और खुद एडजॉर्बेंट जैसे काम करता है। समझना, आप क्लास 12th में केमिस्ट्री जाओगे, एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो वही चारकोल बेस जैसा काला काला होता है, चारकोल बेस फेस वॉश का अपन यूज भी करते हैं। तो बोलने की जरूरत नहीं है कि चारकोल क्या है, ठीक है। कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। आपको कार्बन ब्लैक बनाना है, एकदम ब्लैक कलर का कार्बन ब्लैक बनाना है, ठीक है। अगर कार्बन ब्लैक बनाना है तो कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन, कोई भी ले सकते हो, एल्केन एल्कीन एल्काइन, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हो। उसको आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, कंप्लीट नहीं करना है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर आप उसका कंबशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कार्बन ब्लैक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कार्बन ब्लैक मिल जाएगा। चारकोल और कोक कैसे मिलते हैं समझना। आप वूल है, वूल कह रहा हूं, वुड है या आपका क्या है, कोल है, उसको अगर आप हाई टेम्परेचर पे क्या करोगे? बर्न करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये वर्ड याद रख लेना, एब्सेंस ऑफ एयर में अगर आप गर्म करोगे तो आपको चारकोल और कोक मिलेंगे। चारकोल और कोक अगर आपको बनाना है तो भैया ये कब बनता है? are obtained by heating wood और coal respectively at the high temperature in the absence of air। ठीक है, वो एग्जामिनर है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, ना डरना है ना घबराना है, बस तहलके के साथ पढ़ते हुए चले जाना है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन की कहानी को अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट मार लो, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट मार लो। स्क्रीनशॉट मार के जिस पॉइंट पर अंडरलाइन करता हूँ उन पॉइंट को एकदम आप भी अंडरलाइन कर लो और कहानी को जल्दी से ख़त्म कर दो। ठीक है, ये कहानी हो गई एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की। आई होप ये कहानी आपको एकदम तहलके के साथ क्लियर हो चुकी होगी। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ बेटा, ऑनलाइन एजुकेशन के इसमें मैग्नेट ब्रेन ने जो रिवोल्यूशन शुरू करा, फ्री एजुकेशन शुरू करा, जो टीचर की आपने फौज देखी, ऐसा नहीं है कि 11th 12th आप साइंस स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम में देखेंगे और छोटे बच्चों के लिए भी देखेंगे, फर्स्ट से लेकर 10th तक की भी बात करेंगे, हर जगह टीचर यहाँ पे, यानी हर टीचर बेटा दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है कि पूछो मत। कई बार ये होता है कि डेली बेसिस पे मैग्नेट ब्रेन आप जानते ही हो, डेली बेसिस पे इतने वीडियो आते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियोस फाइंड नहीं हो पाते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए या आप हमारे ऐप पे चले जाइए। ठीक है, www.magnetbrains.com पे जैसे ही आप जाएंगे आपको एक
ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, कोई अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है, ठीक है, तो वो भी बेटा हमने नया चैनल स्टार्ट करा है, वो भी हमसे पढ़ सकता है, उसमें भी वो भी 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम उस चैनल से भी, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, ऑब्वियसली अपन इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे हैं, ठीक है, और क्लास 11th के स्टूडेंट, हो सकता है क्लास 12th वाला बच्चा भी अगर नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर क्लास 11th के लिए आया है, हो सकता है जो बच्चा ड्रॉप लिया है क्लास 11th के लिए नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है तो आया है। तो आपको क्या करना है, आप पहली बार आए हैं चैनल पे, जो रेगुलर हैं तो भैया जुड़े हैं हमसे। अगर आप पहली बार आए हैं तो क्लास 11th पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लास 11th पे क्लिक करेंगे बेटा, मैं और जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं जो कि अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। जैसे कि मैं बुक 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं बेटा, अभी अपनी बुक 2 चल रही है। आपको क्या करना है, सिंगल क्लिक करना है बुक 2 पे। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करोगे बुक 2 पे बेटा, मैं आपको बुक 2 के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी स्टार्ट करी थी, अभी अपन उसे कंप्लीट करेंगे धीरे से, ठीक है। जैसे चैप्टर एस ब्लॉक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, पी ब्लॉक लगभग एंड पे है पी ब्लॉक, मैं आपको पढ़ाते हुए दिख जाऊंगा। देखो आप पी ब्लॉक के 9 लेक्चर्स हो चुके हैं, आपको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज दिख जाएंगे। एस ब्लॉक के 13 लेक्चर आपको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज दिख जाएंगे। इस तरीके से आप सिंगल क्लिक पे मुझे पढ़ाते हुए देख सकते हैं। और अगर यहां तक आ ही गए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो इस हमारे फ्री एजुकेशन के मोटो तक बेटा, मोटो को लोगों तक शेयर करें। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, क्योंकि यहां पे बेटा आपको 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन देते हैं, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे वीडियो देख के। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैं हमेशा कहता हूं बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि जानकारी कैसी लगी, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन मैं आप लोगों ने देखा ना चिट चैट करते हुए, हमेशा माहौल ऐसा सेट रखता हूं कि भैया आप हमेशा ऑफलाइन वाला फील ले सकें। जैसे कोने में बैठे रहे हैं हम, वहां एकदम सर दिखे हमें, हाँ सर हंसी मजाक कर, एकदम ऑफलाइन वाला फील देने की कोशिश करता हूं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आज की जानकारी कैसी लगी। मिलूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है, और बात करूंगा कुछ कंपाउंड्स के बारे में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है, जियोलाइट्स क्या है, सिलिकेट्स क्या है। अभी ये सारी कहानियां बाकी हैं, लेकिन मैंने एक ये लेक्चर लाया था जिसमें मुझे एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में बात करनी थी, उसे मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। अगले लेक्चर तक बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।